अच्छे से समझ में आ गया बच्चों कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। कहीं डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके आपको आंसर्स दूंगी। और मेंटल मैथ्स कॉर्नर बुक में ही आपको सॉल्व करनी है और इससे रिलेटेड फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज क्या है मल्टीप्लिकेशन की वो देखिए बच्चों। जैसे एक नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ, सपोज नंबर है हमारा 5 6 7 3 4 5, 6 डिजिट नंबर है। मतलब हाउ वी रीड दिस 5,67,345। इस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि 6 डिजिट नंबर होता है तो बिगिंस फ्रॉम लैख से शुरू होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने बता चुके हैं इस बारे में ना। अब बेटा इसमें हमें देखना है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय 0, हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि एनी नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय 0 देन वी विल गेट 0। तो हमें क्या मिलता है? 0। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही सेम नंबर मिलता है, द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 5 6 7 3 4 5। हमें यही नंबर मिलेगा। अब भी हम बात करें कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में सपोज दो नंबर लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है 67 और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ लिखा है 85। अब इसका हम ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब जो इसको सपोज ए मान लिया और इसको बी, तो जो बी पे था वो अब ए पे आ जाएगा और जो ए पे है नंबर वो बी में आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 35 × 67, मतलब जो ए पे था वो कहाँ चले गया? बी वर्ग की प्लेस पे, और जो बी प्लेस पे था वो ए पे आ गया। मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। और ऑर्डर चेंज करके जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आया बच्चों? सेम आया। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करा आपने तो 6 होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर भी 6 होगा। तो मतलब है कि मल्टीप्लाई में हम 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और नंबर को 1 से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अब समझ गए आप इसका मतलब? तो मल्टीप्लिकेशन में इसका ऑर्डर सेम रहता है। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई कि अभी हमने जो ये बताया कि अगर कोई भी नंबर है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर क्या आता है? हमेशा 0। और अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एक्चुअल सेम नंबर आता है। और ऑर्डर चेंज करके भी हम मल्टीप्लाई करें तो भी उसका आंसर दोनों का सेम आएगा। चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का आंसर सेम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000। अब किसी भी नंबर को सपोज हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आगे गिवन डिजिट होती है पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1 है क्योंकि हम 10, 100 एंड 1000 इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करना बता रहे हैं। तो 23 को हमने 1 से किया तो क्या आएगा? 23, और इसके राइट में क्या लगा दिया हमने? 1 0। अगर हम 10 से बात करते हैं, अगर सपोज यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पहले 1 से किया तो इसका आंसर 23, और उसके राइट में कितने 0 लगा देंगे? 2। इसी तरीके से अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहले इस डिजिट को इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 23, उसके राइट में कितने 0 लगा दिया हमने? 3। मतलब 10 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक 0 आ जाता है। 100 है तो 2 0 आ जाएंगे। जो भी नंबर दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद हम 2 0 लगा देते हैं। 1000 है तो जो भी डिजिट यहाँ पे 1 के अलावा भी कोई डिजिट दी होती पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद में हम कितने 0 लगा देते? 3 0। तो इस तरीके से हम 10, 100, 1000 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत ज्यादा डिटेल में हमने पहले आपको पढ़ा रखा है, इसलिए हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर का हम कैसे मल्टीप्लाई करें वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि हर बच्चे को रिवाइज हो जाए कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करें। सपोज यहाँ पर बच्चों मैंने 3 डिजिट नंबर लिखा, ये 2 नंबर्स लिखे और दोनों ही मैंने 3 डिजिट नंबर लिए हैं। इसमें आपके 4 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं ऊपर और नीचे 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं। मेथड सबका सेम है। अगर हमारे सिंगल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखेंगे आप कि कैसे हम अगर 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, 2 डिजिट है उससे कैसे होगा, 3 डिजिट है तो कैसे होगा, इसमें मैं बताऊंगी। इसलिए 3 डिजिट नंबर मैंने यहाँ लिया है। मेथड
सब में सेम है, अगर एक आ जाता है हमें सब आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोज आप मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, तो कैसे मल्टीप्लाई करें? सबसे पहले इस 1 को हम 1s प्लेस से मल्टीप्लाई करें, तो 1 1 जा 1। अब हम इसको 10s प्लेस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 जा 3। अब इसको 100 प्लेस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2। सपोज यहाँ 1000 से होता तो फिर उससे करते, 10,000 से तो उससे करते, और यहाँ पे सपोज कैरी मल्टीप्लाई करते और कोई कैरी करता तो इस प्लेस पे आ जाता है, यहाँ पे भी करने पे कैरी ऐड करने पे फिर कैरी लग रहा है तो इस प्लस पे ट्रांसफर होता है, ऐसे कर सकते हैं। अब हमने ये सिंगल डिजिट जब दिया होता है तो हम यहीं पे इसको फिनिश कर देते हैं। अब सपोज 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, अब इसको 2 डिजिट नंबर है तो हम क्या करते हैं, पहले 1 डिजिट वाले नंबर से पहले इसको कर लिया। अब जब 2 सेकेंड डिजिट से स्टार्ट करते हैं तब फर्स्ट डिजिट के नीचे या तो क्रॉस साइन लगा देते हैं या फिर 0 लिख देते हैं। अब फिर सेम प्रोसेस है, 3 को पहले 1s प्लेस के साथ किया, 3 1 जा 3, अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगर हम 2 डिजिट की ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो हमने फर्स्ट डिजिट का कर लिया, सेकेंड डिजिट का कर लिया, अब हमें थर्ड डिजिट पे आना है। जब हम थर्ड डिजिट शुरू करेंगे तो यहाँ पे कितने क्रॉस आ जाने चाहिए, 2 क्रॉस आने चाहिए। समझ गए बच्चों कैसे करने? तो अब यहाँ पे हमारे 2 क्रॉस आ गए। अब हमने थर्ड डिजिट वाले को सेम वैसे किया, पहले 1s प्लेस से मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2। अब 10s प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, वो यहाँ लिखेंगे। अब इसको 100 प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, उसको हम आगे लिखेंगे। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। सपोज यहाँ 4 डिजिट नंबर होता तो हमारे 3 क्रॉस आते और प्रोसेस सेम चलता। अब हमारा 3 डिजिट नंबर है इसलिए हमने ये तीनों स्टेप्स कर दिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर 3 डिजिट नंबर है तो थर्ड स्टेप्स पे हमारे कितने क्रॉस आएंगे, हमेशा 2 क्रॉस। 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे एक सिंगल क्रॉस लगेगा। अब हमने इन तीनों को प्लस कर दिया। अब हमने यहाँ देखा 1 है, मैंने बताया था क्रॉस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, तो 1 + 0 + 0, तो ये एज इट इज 1 आ जाएगा। अब 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 9 + 2 दैट इज 11 + 2 13। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, 13 ऐसे लिख देंगे, ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, 13 आया, 3 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ लगाएंगे। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। अब हम 6 + 6 क्या करेंगे, 12, 12 में 1 कैरी ऐड किया, 13, 3 अगेन 1 कैरी, 4 + 1 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 53,361। तो इस तरीके से हम सारे स्टेप्स करेंगे और हर स्टेप का ध्यान रखेंगे तो हमारे मल्टीप्लिकेशन कभी भी गलत नहीं होगा। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट ही आना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम लिखते हैं तब कई बच्चे पीछे आ गए ऐसे डिजिट मीन्स की लिख देते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो लाइन पूरी डिजिट के नीचे डिजिट ही आनी चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेप की 1 आ रही है उसके नीचे क्रॉस और उसके नीचे क्रॉस, ये बिल्कुल एक लाइन से होने चाहिए, तो हमारा कभी भी रॉन्ग नहीं होता आंसर। जब आप डिजिट को इधर उधर कर देते हो तब आपके फिर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहता जब आप प्लस कर देते हैं। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखिए, या एडिशन किसी को भी करते हैं हम सब्ट्रैक्शन, तो डिजिट के नीचे हमेशा डिजिट ही लिखनी होती है। आप समझ गए बच्चों कि हमारे को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जाम्पल लेके बताया क्योंकि पहले हम इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब आप प्रैक्टिस के लिए कोई से भी नंबर लेके आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अब बच्चों स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, आप ही की बुक की स्टेटमेंट बता रही हूँ, जो कि पेज नंबर है आपका बच्चों, दैट इज पेज नंबर 34 पे आपके स्टेटमेंट गिवन है, मिसेस बत्रा सेव्स ₹48,290 एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल शी हैव आफ्टर 2 years। अब इसमें 2 years के बाद वो कितनी मनी सेव करेगी ये फाइंड आउट करना है, और हमें ये बताया हुआ है कि इसने हर मंथ कितनी मनी सेव की। तो हमें ये बताना चाहिए कि 1 year में कितने मंथ्स हुए, 1 year = 12 months। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। अब 2 year के लिए पूछा है इसलिए 2 years = 2 × 12 months। 12 months को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 24 months। मतलब हमको 24 months के लिए फाइंड आउट करना है कि मिसेस बत्रा सेव्स ₹48,219 एवरी मंथ। हर मंथ वो इतना मनी सेव करती है, तो 24 months में वो कितना सेव करेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम आंसर फाइंड आउट कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला है
मिस्टर मेहता बॉट 15,346 चेयर्स फॉर द ऑडिटोरियम। इतनी चेयर्स खरीदी। इफ ईच चेयर कॉस्ट ₹398, हाउ मच मनी डिड मिस्टर मेहता पे? अगर एक चेयर की कॉस्ट ₹398 है तो मिस्टर मेहता ने कितना अमाउंट पे किया? अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सबसे पहले, क्योंकि हमें 1 की कॉस्ट पता है और हमें इतनी चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है 15,346 की, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू ₹398। ये 1 चेयर की कॉस्ट है, ठीक है, और हमें निकालनी है 15,346 चेयर्स। इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 398 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15,346 को 398 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उतनी चेयर्स की। अब बच्चों इसमें हमें ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे पता करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है स्टेटमेंट में। वहां पे बच्चों हमेशा 1 आइटम की कॉस्ट गिवन होती है और हमें ज्यादा की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। जैसे सपोज 1 एप्पल की कॉस्ट गिवन है, जैसे 1 एप्पल की कॉस्ट है बेटा ₹70 और आपको 20 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मीन्स की 1 की गिवन थी आपको और ज्यादा की निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, 70 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 20 एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स। तो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा आपको 1 की प्राइस गिवन होगी और ज्यादा की आपको निकालनी है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर that is the 5th. A milk booth sells 448 liters of milk in a day. एक दिन में वो इतना लीटर मिल्क सेल करता है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल इट सेल इन 4 years? 4 years में, अब डे और ईयर्स हमेशा ये देखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर डे में है तो डे में ही होनी चाहिए, ईयर्स में है तो ईयर्स में, नहीं तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब आपको पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं जनरली, 365 डेज। तो आप बच्चों 365 को 448 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में क्या हिंट पॉइंट बताई मैंने कि कॉस्ट ऑफ 1 आइटम, 1 प्राइस या ईच इस तरीके से गिवन होती है और आपको ज्यादा की कॉस्ट फाइंड आउट, मोर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन। फर्स्ट आई टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, वैसे ही डिवीजन की भी प्रॉपर्टीज है बेटा कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल सपोज द 725 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर। दैट्स व्हाई वी कैन से व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हेन द नंबर is divided by itself then the quotient is 1। अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नंबर थर्ड, 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें देन वी गेट द 0। नंबर फोर्थ इज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, is not possible. Suppose if number is given and divided by 0, then not possible. In this case we can say not possible. अब आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई क्योंकि हमने डिटेल्स में पढ़ रखी है। द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। फिर से मैं अगेन बोल रही हूँ, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको वो सेम नंबर मिलता है, किसी भी नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। 0 व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन वी गेट 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें 0 मिलता है। अगर हम नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट पॉसिबल होता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड हम पढ़ेंगे बच्चों की डिवीजन बाय 1000 एंड 10,000। इसमें क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर। विदाउट डिवाइड हमें बताना है कि इसमें क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। सपोज यहाँ पे एक नंबर है 7287 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 1000 से। तो ये याद रखना है बच्चों कि जो हमारी नंबर दिया हुआ है, चाहे वो
करोड़ तक हो, लाख तक हो, 10,000 तक हो, 10 लाख तक हो, कितने भी डिजिट का नंबर है ना। यहाँ पे हमने देखा 1 स्टैंड्स 100,000, 4 डिजिट है मीन्स 1000 तक ही हमारे पास, और 1000 से हमें डिवाइड करना है। तो ये जितने जीरो हैं मीन्स कितने जीरो हैं हमारे पास में, 3 जीरोस हैं। तो यहाँ से हम 1 स्टैंड्स 100, ये तीनों डिजिट इसमें आ जाती है रिमाइंडर में, ये तीनों डिजिट जो है वो रिमाइंडर में आ जाती है बच्चों। और जो आगे की डिजिट छूटी है ये किसमें आएगी, क्वोशिएंट में। आप समझ गए ना बच्चों। यहाँ पे 1000 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 1000 की बात करें तो 3 जीरो है, इसलिए 1 प्लेस से हम डिजिट गिने, 1 स्टैंड्स 100, वो तीनों डिजिट जो है हमारी रिमाइंडर में आती है, और उसके आगे कितनी भी डिजिट होगी वो सब क्वोशिएंट में आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज 10,000 से। नाउ सपोज द नंबर इज 72,879, इसको हम किससे डिवाइड करें, 10,000 से। बिना लॉन्ग प्रोसेस करे हुए हमें बताना है इसमें रिमाइंडर क्या है और क्वोशिएंट क्या है। अब यहाँ पे कितने जीरो है बच्चों, 4 जीरो है। हमने 1 प्लेस से लिखा 1 स्टैंड्स 100 एंड 1000, इधर से 4 डिजिट हमने गिनी, ये 4 डिजिट हमारी इसमें आएगी रिमाइंडर में। ये 4 डिजिट हमारी रिमाइंडर हो गई, और आगे जितनी भी डिजिट होंगी वो सब किसमें आ जाएंगी, क्वोशिएंट में। तो अगर हम 10,000 से डिवाइड करें बच्चों, तो ये याद रखना है कि 1 प्लेस से शुरू करना है, तो वो 4 जो डिजिट होती है वो हमारी रिमाइंडर में चली जाती है, और आगे की जितनी भी डिजिट होती है वो क्वोशिएंट में आ जाती है। जैसे ही 1000 में 3 डिजिट्स हमारी होती है वो रिमाइंडर में आती है, और आगे की जितनी भी डिजिट होती है वो हमारी क्वोशिएंट में होती है। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग मीन्स 4 डिजिट नंबर्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे किसी नंबर। सपोज यहाँ पे एक नंबर गिवन है 41270। अब हमें इस नंबर को डिवाइड दिस नंबर बाय 1070। 1000 is divide this number by 1070। तो ये हमारा डिवाइजर हो गया, दिस इज द डिविडेंड। हमने डिवाइड में बेटा ये 4 चीजें हमें आनी चाहिए। यहाँ हमेशा डिवाइजर लिखा जाता है, यहाँ डिविडेंड होता है, क्वोशिएंट हम यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं तो क्वोशिएंट आता है, और जो नीचे लेफ्ट बचता है दैट इज द रिमाइंडर, वो हमारा रिमाइंडर होता है। अब हम इसको 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे, हमारा है कितने टाइम्स जाएगा। अब इसकी हमें डायरेक्ट टेबल नहीं आती, तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे 3 से करा हमने, 3 4 से करते हैं, यहाँ 0 है 1, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 टाइम्स कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 0 जा 0, कैरी 2, तो उसने प्लस करा दैट इज 2, एंड 3 1 जा 3। ये हमारा आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 6 1, 2 - 1 1, यहाँ से बोरो किए 11 - 2। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या डिजिट है वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ऊपर क्या था, 1 था, तो आपने यहाँ से बोरो किया, भी मैंने बताया 11 - 2 दैट इज 9, और यहाँ आपका क्या आ गया 0। अब आपने ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे ये कितने टाइम्स हमारा जाता है। अब आप देखेंगे 9 टाइम्स मोर हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स जाएगा। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 प्लस 1 57, 8 0 जा 0 प्लस 5, 8 1 जा 8। तो ये हमारा आ गया। आप सब मैं डिवाइड कैसे कर रही हूँ देख रहे हैं ना बच्चों आप, क्योंकि पहले हम बहुत इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो डिवाइड करना आपको सबको आता है, बस हम रिवाइज जब कर रहे हैं कि किस तरीके से वापस स्टेप्स की जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 - 6 6 आ गया बच्चों। नाउ 10 10 - 7 3, अगेन 10 - 5 5, 8 - 8 दैट इज 0। अब हमने यहाँ पे ये वाला 0 यहाँ लिख दिया। अब हम देखेंगे कितने टाइम्स हमारा ये जा रहा है। अब हम इसमें 5 टाइम्स जाएगा बच्चों इसमें। अब हम 5 टाइम्स करते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 5 0 जा 0 प्लस 3, एंड 5 1 जा 5। तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर, और ये जो हमारा आता है ये होता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हम यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिखें एक ही बात। ये हमारा कहलाता है डिवाइजर, और ये वाली चीज जो है हमारी कहलाती है डिविडेंड। अब आपको समझ में आया। अब इसको चेक करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, चेक करना आपको, खुद को सेल्फ करना पड़ेगा। ये चेक करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर
इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवाइड करने के बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर हम की जगह हम ये लिख देंगे 1072 मल्टीप्लाई जो क्वोशंट आया 385 प्लस रिमाइंडर आया 0, और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा ये आंसर, सारे ये प्रोसेस करेंगे, ये आंसर आ जाना चाहिए। इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल डिवाइड था, ऐसे हम 3 डिजिट का भी कर सकते हैं, किसी भी कितना ही लॉन्ग क्यों ना हो, प्रोसेस सेम है। और चेक करने के लिए ये फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न रखना है। अब बच्चों आती है स्टेटमेंट प्रॉब्लम की। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है बच्चों, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि हमें स्टेटमेंट मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है बच्चों, किसमें हमेशा ज्यादा की कॉस्ट गिवन होती है और हमें 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। जैसे सपोज आपको गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 24 एप्पल्स इज इक्वल्स टू ₹2870 और आपको फाइंड आउट करनी है, वैसे ये है कॉस्ट ऑफ 24 एप्पल्स। 24 एप्पल्स की कॉस्ट गिवन है। अब आपको कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। आप सेल्फ डिवाइड करिएगा, इसको आपको डिवाइड करना है। इसीलिए मैंने बताया कि जब ज्यादा की कॉस्ट गिवन है और 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। और मल्टीप्लाई में हमने बताया था कि कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल गिवन मीन्स 1 की कॉस्ट गिवन होती है और ज्यादा की फाइंड आउट करनी है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारी हिंट पॉइंट्स हैं जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं। कई बार हमारे क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज नीडेड, रिक्वायर्ड, तो वहां हमारा डिवाइड होता है। जैसे सपोज 1 क्वेश्चन मैं इसमें से आपको बताती हूँ, एक्सरसाइज है पेज नंबर 38। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द कॉस्ट ऑफ 216 शर्ट इज दिस मच रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 शर्ट की कॉस्ट निकालनी है और 216 शर्ट्स की कॉस्ट गिवन थी, मतलब ज्यादा की कॉस्ट गिवन है, 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। वेरी, और डिवाइड करना सबको आता है, प्रोसेस की कैसे करना है, यस। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, एडिशन में भी आया है, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन में भी आया है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में डिफरेंस है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जब पूछेंगे, 1 नंबर गिवन होगा, अदर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। क्योंकि हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है और 1 नंबर गिवन है, अदर निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। Now the next is divide the largest 8-digit number by largest। ये वेरी सिंपल है, आपको लार्जेस्ट 8-digit नंबर पता होने चाहिए क्या होते हैं, 8 टाइम्स 99 लिखिए। ये हमने बहुत पहले जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब ये चीज बताई थी। लार्जेस्ट 3-digit नंबर के लिए 3 बार पढ़ना, ठीक है, और फिर हम डिवाइड करेंगे। नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू। 8th question, you see a stadium has a capacity of 52,650 people. How many rows of seats are there in the stadium? If 975 people can sit in each row. तो यहाँ हम बोलेंगे कि हाउ मेनी रोज फाइंड आउट करनी है, और उसने बताया कि हर रो में इतने पीपल बैठे हैं और स्टेडियम में बैठने की कितनी कैपेसिटी, टोटल पीपल कितने बैठ सकते हैं, 52,650। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 52,650 बाय 975, इसको डिवाइड करेंगे और हम रोज फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी क्वेश्चन क्या आएगा, दैट इज द रोज। चलिए समझ में आ गया बच्चों कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। कहीं डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके आपको आंसर्स दूंगी। और मेंटल मैथ्स कॉर्नर बुक में ही आपको सॉल्व करनी है और इससे रिलेटेड फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके।